साथियों, आजकल एक मुद्दा बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। एक रोहिणी गावरी नामक लड़की है जो वाल्मीकि समाज से आती है। वो चंद्रशेखर आजाद यानी कि सांसद पर आरोप लगा रही है कि उसने उनका उत्पीड़न किया है। इसी बीच भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा भी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित अस्थिरता बचाओ भाईचारा बनाओ प्रभुत्व जन सम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषय का विचार को साझा किया। पहला, ओबीसी की जातिगण जनगणना का मुद्दा। केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उसके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। दूसरा, आरक्षण और संविधान का विश्लेषण। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्पादित करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सचेत, जागरूक और संगठित रहना है। तीसरा, ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जन विश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। चौथा, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों मुस्लिम को बढ़ते अत्याचार। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचार में अचानक से वृद्धि हो गई है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आपात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने से भी छिन्न भिन्न करने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग। सरकारी क्षेत्र में निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। छठा, मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्ण लागू करना। मंडल कमीशन के सामाजिक न्याय के स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था उनको पूर्ण रूप से लागू करना जाना समय की आवश्यकता है। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में दिया विवादित बयान, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने दिया एक ऐतिहासिक भाषण जिससे कि मनुवादी सामंतवादी की उड़ी नींद यानी सरकार की। आप भी देखे इस आरोप के बीच, यानी रोहिणी गावरी के आरोप में के बीच चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा रोल है, यानी कि उसका बहुत ही बड़ा दबदबा है। आप भी देखें वीडियो। आज आपने बाल में कहा जाता है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में नौजवानों की संख्या ज्यादा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं मीडिया को कि वो अपने पीछे घूम के देख के बताएं कि आज नौजवान ज्यादा है या इस समाज के रखवाले बहादुर और इनको समाज की प्यारे साथियों, आपका काम खत्म हो गया नहीं। आपको अगले 1 घंटे अपने बल को स्थापित करने के लिए धरती पर आना पड़ेगा, जमीन पर बैठना पड़ेगा। और जिसको तो नहीं कर सकता वो रास्ते से बाहर जाकर सुन लो, लेकिन जो पीछे लोग बैठे हैं उनको परेशान मत करो। जो नहीं बैठ पाए वो रास्ते के बाहर जाके सपोर्ट में जाके सुनो, मेरी आवाज वहीं तक जाएगी, बताएंगे पता मेरी आवाज वहीं तक जाएगी। ये वाली व्यवस्था होगा, बात करनी है, ये कैमरा कलेक्टर बैठा संख्या तो है ज्यादा और जगह पड़ गई है कम। जब तक नहीं बैठोगे तब तक बात नहीं रखी जाएगी। ये इनका क्या नाम है? आप हट जाओ, आप इन्हीं के जमा कर जाओ। प्यारे साथियों, संस्कृति को बचाओ, भाईचारा बनाओ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो 7वां सम्मेलन सबसे पहले सहारनपुर में हुआ,
फिर दूसरा सम्मेलन हापुड़ में हुआ, तीसरा सम्मेलन गाजीपुर में हुआ, चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ, पांचवा सम्मेलन, और सम्मेलन नहीं कहिए, ब्लास्ट कहिए, ब्लास्ट, पांचवा सम्मेलन जिसमें बड़े बड़े पार्टियों दलों की नींद उड़ा दी, वो लखनऊ में हुआ 1 तारीख को, 1 जून 2025, और वो भी 1 जून को इसलिए रखा गया कि अर्जक संघ की स्थापना दिवस था, इसलिए अर्जक संघ के लोगों को, उन महान मूर्तियों को, उन महान विभूतियों को, उन संघर्ष के योद्धाओं को याद करने के लिए जिन्होंने अर्जक संघ को जो है तैयार करके समाज में बौद्धिक विकास की लहर चलाई, उनको नमन करने के लिए 1 जून को लखनऊ में रखा गया। फिर छठा सम्मेलन झांसी में रखा गया, बुंदेलखंड की धरती पर, छलकारी बाई, मां छलकारी बाई की धरती पर। सर्वश्रेष्ठ द्रोणियों में से मां पूनम देवी की धरती पर। वो सम्मेलन नहीं था, वो सिर्फ सम्मेलन नहीं था, शिक्षा के जनक परमानंद लोधी जी की धरती पर वो सम्मेलन नहीं था, वो क्रांति का विरोध था। और आज कानपुर मोहनलाल कुरेल जी की धरती पर यह ऐलान है जो आजाद हिंद फौज ने किया था, याद नहीं याद है, जो आजाद हिंद फौज ने किया था, गुलामी की बेड़ियां काट के उस गुलामी से देश को आजाद कराने का संकल्प आज यहां आजाद समाज पार्टी को आजाद हिंद फौज थी, इसमें अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर किया था, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में किया था। और ये आजाद समाज पार्टी का नाम है जो यहां से मनु के ठेकेदारों से गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनके संघर्ष से हमने और हमसे पहले हमारे महान पुरुषों ने बहुत कुछ सीखा। महामानव तथागत को पाखंडवाद की जड़ें हिला देने वाले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, शिक्षा के आदिगुरु, भारत के असल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा सेठ, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के उस समय भी और आज के भी आदर्श नेता विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जब संघ की स्थापना करने वाले महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, पेरियार ललित यादव, इंदी पेरियार रामानायकन स्वामी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया, संत रामजीए प्रजापति, परमानंद लोधी, मां अहिल्या बाई होलकर, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना नाना वाल्मीकि और मान्यवर साहब श्री काशीराम के चरणों में भी अपना नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। ये जो महापुरुष मैंने जिनके नाम मैंने लिखे, इनके बारे में मैं यही कहूंगा
कि बाबा साहब ने कहा था, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे कूदने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैंने इन महान पुरुषों में से बहुत सभी को देखा तो नहीं है, लेकिन जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने इनको पढ़ने का काम किया है, इनको जानने का काम किया है, इनको पहचानने का काम किया है, इनके विचारों पे चलने के लिए खुद को तैयार करने का काम किया है। और इनके विचारों में चलने का मतलब है आग के ऊपर चलना, तलवार की धार के ऊपर चलना, तीर की नोक पर चलना। क्योंकि देश में जो व्यवस्था है वो अपना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस राह में चलकर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके, उनको अंधविश्वास पाखंडवाद से निकाल के, उनमें भाईचारा पैदा करके, और जब मैं ये कहता हूं कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम लोग करेंगे और प्रबुद्ध जन की परिभाषा बताता हूं कि पहले तरीके कहते थे कि देश में एक ही जाति प्रबुद्ध है, एक ही समाज प्रबुद्ध है। जब वो इस बात को कहते थे तो वो मनु की उस बात को मजबूत करते थे, जो बात ये कहती है कि कोई पैदा होते ही नीच हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई पैदा होते ही ऊंचा हो जाता है, पैदा होते ही महान हो जाता है। ये मनु के जो सिद्धांत है, मनु के जो विचार है, हमारे महान पुरुषों ने इनके खिलाफ क्रांति करने का काम किया और इन विचारों के खिलाफ जो सत्य विचार है, उस सत्य विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आप मुझे बताइए, क्या जन्म का लाभ से कोई प्रमुख हो सकता है क्या? क्या जन्म का लाभ लेकर श्रेष्ठ हो सकता है क्या? इस दुनिया का इतिहास ये कहता है, हम महापुरुष में उसको मानते हैं जिसके जीवन का आकलन करने के बाद, उसके जाने के बाद हम ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति ने समाज के लिए जो योगदान किया है, समाज के लिए जो संघर्ष किया है, इसके प्रयासों से महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ा है। उनके जाने के बाद, क्योंकि जीते जीते हम उनका विरोध करते हैं राजनीतिक वजह से, सामाजिक वजह से, जाति की वजह से, आर्थिक आधार पे, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम भी दबे स्वर में कहते हैं कि इसलिए आंदोलन को यही चला रहा था, हम तो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि हम वंचित समाज का वो तबका जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, IITN है, जो किसानी करता है, जो मेहनत करता है, जो लिखने का काम करता है, इस वर्ग में जो पढ़ लिखकर जिसने समाज को, प्रदेश को, देश को देने का काम किया, वो सब प्रबुद्ध है। क्या ये बात मैं गलत कहता हूं? जोर से बताइए, क्या ये बात मैं गलत कहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं दुबई गया था 2 दिन के लिए। जब मैं दुबई गया तो मैंने वहां बड़े बड़े बिल्डिंग देखे। एक वहां बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। बादल उससे नीचे है, वो बादल से ऊपर है। लगभग 165 मंजिला वो इमारत है। देख के लगता है कि आसमान को छू रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से 17-18 में घटना हुई थी तो 35 लाख लोग वहां इस भारत से गए हुए वो लोग थे जो वहां मजदूरी करके उन बिल्डिंगों को बनाए। ये वो लोग हैं जो उस बिल्डिंगों में जिनका खून लगता है, पसीना लगता है, दिहाड़ियां लगती है, जिनके संघर्ष से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उनकी मिट्टी में, उनकी बुनियाद में किसका खून शामिल है, इसको कोई नहीं जानता। लोगों को लगता है देश हमारा बन गया, लोगों को ये नहीं पता इस देश को बनाने के लिए देश के वंचित समाज ने, कमजोर समाज ने अपनी पीठ तोड़वा ली है, अपने कंधे तोड़वा लिए हैं, अपने घुटने तक लगा लिए हैं और पसीना और खून लगा के इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को ना कोई जानना चाहता है और जो जानता है तो जान उनके सम्मान नहीं देना चाहता। कानपुर की सड़कों को कौन समझाता? जो कहा जाता है कि
इंदौर सबसे सुंदर है, इंदौर सबसे स्वच्छ है, उस इंदौर को स्वच्छ कौन बनाता? नेता, मंत्री, अधिकारी। ये मेरा समाज है जो हक मंत्री समाज जो इस सड़कें साफ करके, इसकी गंदगी उठाने, सीवर में करके, नया सड़कें रखे, इन शहरों को साफ करने का काम करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। लोग अपने करने का काम कौन करता है? खेत किसान कौन करता है? ये हक मंत्री समाज करता है, ये मेरा समाज करता है। तब लोगों के घर का खाना, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ बैठी मेरे गाय बहने जो आज आशीर्वाद डालने में ये प्रबुद्धन है जो अपना घर चलाते हैं, ये जो मेरे सामने बैठे हैं जो संघर्ष करते हैं, ये प्रबुद्धन है। और ये जो इस मंच पर बैठे हैं तमाम गरीब पिछड़े मुसलमान आदिवासी जो इस देश को प्रदेश को सींचने का काम कर रहे हैं, ये सब प्रबुद्धन है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना व्यक्ति को निकाला। प्यारे साथियों, इस मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, प्रदेश कार्याध्यक्ष पिताम्बर प्रजापति जी, भाई सौरभ किशोर जी, इस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी राम गोपाल जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई कौशल वाल्मीकि जी, मंडल प्रभारी मेरे छोटे भाई वीरेंद्र कबीर जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी, चांद बालमारे जी, बलवीर सिंह जाटव जी, प्रदीप निगम जी, रविंद्र पाल सिंह जी, जावेद वासी जी, छविराम जाटव जी, अभिषेक जाटव जी, हर्ष चौधरी जी, अमन जाटव जी, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी जो मिशन चरण के एग्जाम में है, भारत भूषण जी जिलाध्यक्ष कानपुर नगर, प्रदीप संगवार जी जिलाध्यक्ष कानपुर देहात, रविंद्र गौतम जी जिलाध्यक्ष औरैया, सुंदरम एडवोकेट जी जिलाध्यक्ष इटावा, प्रभात गौतम जी जिलाध्यक्ष कन्नौज, संजीव सिंह जी जिलाध्यक्ष फैजाबाद, ओपी गौतम जी जिला संयोजक भीम जी, अमित गौतम जी, सुदर्शन यादव जी जो मिशन विभाग के प्रदेश संयोजक में हमारे दागती जनता के, सुनील कोरी जी जो महानगर के प्रभारी हैं, सिद्धार्थ गौतम जी जो महानगर के अध्यक्ष हैं, अंकित कुमार जी, सिद्धार्थ गौतम विश्वकर्मा जी और अंकित कुमार जी, साथ साथ जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, माननीय रविंद्र पाल सिंह जी जिन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग किया है, कुलदीप सिंह पाल जी जिन्होंने 25,000 रुपए का सहयोग किया है, प्रदीप निगम जी जिन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग किया है, लाल मोहम्मद खान जी जिन्होंने 25,000 रुपए का सहयोग किया, प्रोफेसर देवेंद्र जी जिन्होंने 25,000 रुपए का सहयोग किया है, डॉक्टर संजीव जी जिन्होंने 25,000 रुपए का सहयोग किया है, कैप्टन कप्तान सिंह जी जिन्होंने 30,000 रुपए का सहयोग किया है, हमारे ब्रिजेश कल्याण जी जिन्होंने अर्जक संघ की तरफ से 50,000 रुपए का सहयोग किया है, हमारे भीम आर्मी के साथी कितने ओपी गौतम जी और उनकी पूरी टीम ने 20 रुपए की सस्पेंसिव करा के 1 लाख रुपए का सहयोग इकट्ठा किया। साथ साथ इस मंच पर उपस्थित सम्मानित वक्तागण जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं, प्रोफेसर विजय चंद्र कटियार जी जो विभागाध्यक्ष है बायो केमिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के, केदारनाथ सचान जी जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव रत्ना दल के, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी जो जनता डिग्री कॉलेज इटावा में है, डॉक्टर जी सचान जी जो चेयरमैन मिर्जा ग्रुप है, पत्रकार अशोक यादव जी, धर्मेंद्र कश्यप जी जो पूर्व में स्वयं राजद पार्टी में थे, श्रीराम पाल जी जो शिक्षक हैं, श्रीमती जीत मित्रा जी, प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और तुलसीराम वाल्मीकि जी, भाई गंगाराम पाल जी जो पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा के, आज उन्होंने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास दिखाया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आजाद समाज पार्टी में उनका स्वागत है। साथ साथ हमारे भीम आर्मी दल के समर्थक है यहाँ श्री श्यामदास बोस जी, श्री मोचन जी, मास्टर तुलसीराम जी, अरविंद पेटर जी, इंजीनियर हीरालाल जी, गंगाराम पाल जी, रामपाल वर्मा जी, डॉक्टर अजीत सचान जी, नरेश पाल जी, राम स्वरूप जी, श्री कांता जी,
केदारनाथ सदान जी, एडवोकेट घनश्याम जी, सुदेश कुमार घोष जी, पृथ्वीपाल मौर्य जी, संतोष वर्मा जी, विजय बाबू हजारिया जी, महबूलाल छोटे जी, सुंदरलाल धर्म जी, राम शंकर रघुवंशी जी, कुलदीप जी, के निराला जी, मनमोहन दास जी, कैलाशनाथ शंकर जी, हीरालाल जी, यशवंतन राव जी, छत्रपाल जी, रमेश कुमार बख्शी जी, मेवालाल धर्म जी, महेंद्र पाल जी, विनय बिहारी जी, विनोद बिहारी जी, एडवोकेट शशिकांत जी, रविंद्र कुमार मधुर जी, शिवनाथ बाबू जी, प्रेमचंद वाल्मीकि जी, रामकृष्ण वर्मा जी, मोहनलाल जी, राम कटवाल जी, सूर्य नारायण जी, नरेश चंद जायसवाल जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब यहाँ मैं पसीने पसीने बोला हूँ तो आप लोगों के क्या हाल हुए, लेकिन मेरे उन नौजवानों से बिल्कुल नाराजगी रही जिन्होंने मेरी बात को मानने के बाद कोई बैठे नहीं। उनसे मेरा प्यार नहीं हो सकता और वो मेरे सिपाही नहीं हो सकते, मेरी बात को मानता, क्योंकि जो मेरा सिपाही है उसको तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी कह देता हूँ कि आदमी से टकराना है, वो फिर पीछे बन के नहीं देखता है, मैं इस बात को जानता हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं अपनी बात कबीरदास जी के उस दोहे से शुरू करूंगा जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए पाटी हाथ, जो फल डाले अपना चले हमारे साथ। मैं इसका मतलब भी आपको समझा देता हूं। कबीरदास जी बाजार में लाठी लेके खड़े और ये कह रहे हैं कि जो अपना घर फूकना चाहता हो, जलाना चाहता हो, वो इस आंदोलन में हमारे साथ चले। प्यारे भाइयों, ये आंदोलन प्राप्त करने का नहीं, ये आंदोलन देने का है। इस पूरे आंदोलन को जब आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे महापुरुषों ने इस समाज से कुछ लिया नहीं है, अभी को अपना पूरा जीवन इस समाज को जगाने के लिए और इसकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करने के लिए अर्पित किया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से, जैसे ही लखनऊ में प्रबुद्धन सम्मेलन हुआ, जो हलचल मची है वो हलचल रुकनी नहीं चाहिए। ये तो 7वां है, अभी तो 11 और बाकी है, लेकिन 11 खत्म होंगे, घर नहीं बैठूंगा, गाड़ी उठा के यात्रा के लिए निकलूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उत्तर प्रदेश की गलती पे या बेटा वाली नहीं बैठा मिल जाता। अरे मुकाबला तुम्हें हिम्मत है, चैलेंज है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का, अपने भाइयों के भरोसे, बहनों के भरोसे करो मुकाबला। जब तुम्हें हिम्मत है सामने आकर मुकाबला करो, अगर भूल न सकाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। हमारे साथियों, प्रबुद्धन सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 27 में 15 साल हो जाएंगे, 15 साल, पिछले 15 साल में तो 2027 में हो जाएंगे। राम जी का वनवास भी 14 साल का था, 14 साल के बाद उनको भी राजपाल याद आया। इस भूले बिखरे बहुजन समाज को समझ नहीं आया कि बिना राजकाल के आप लोग इस प्रदेश में करोगे क्या। आज प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए हम लोग समझा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आप यहाँ आकर सुन लो, पार्लियामेंट का लिस्ट निकलवा लो, पार्लियामेंट के जो है डिबेट निकलवा लो। जब मैं पहली बार पार्लियामेंट गया था तो मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब धन धरती राजपाट बनते रहेगा, अपने धन धरती राजपाट को हम लोग लेके रहेंगे। ये बात जो है मैंने पहले सुन रही, और इसके लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, क्योंकि जातिगत गणना होगी तो ये पता लगेगा किसकी कितनी संख्या है और किसकी जेब में क्या है। सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। गाड़ी किसके पास है, बस किसके पास है, ट्रेन किसके पास है, हेलीकॉप्टर किसके पास है, हवाई जहाज किसके पास है, कंपनियां किसकी है, फैक्ट्रियां किसकी है, जमीन किसके पास है, रोजगार किसके पास है, बैंक अकाउंट में किसके पैसे हैं,
और कौन है वो जिसको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है, ये जानना चाहिए। ये जातिगत करना भाई, ये लोग अच्छे नहीं। ऐसी तो भेड़ बकरियां भी नहीं होती, भेड़ बकरियां भी अच्छी होती है, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ होती है, लेकिन आपको भेड़ बकरियां भी नहीं हो। ये बात मुझे आपके मुंह में कहनी पड़ेगी, इन सबको कहनी पड़ेगी जिन्होंने जो घर से तो निकल आए हैं, लेकिन लगता है कि मन में कोई संकल्प नहीं है। भैया हाल तो बहुत अच्छे लगे, काम भी अच्छे लगे, तेरी मां भी लेकर घर जाने के बाद मेरा बेटा अच्छे काम कर रहा है। ये एक मीडिया के साथियों ने तो पूरा बवाल काट दिया ना एक ही लाइन में। अब आपको कोई छोटी बात भिजवा देते हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ये रिकॉर्ड के बीच में तुम आप मीडिया कहाँ कर रहे हो भाई, कहाँ कर रहे हो मीडिया बैठने के लिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? करने का तो ध्यान रखो, गेट खुला के दरवाजा आपसे फ्री मत करना कि भैया वहां बैठने नहीं दिया। इस बार अगर तुमने एक भी खड़ा हुआ तो आज याद रखना कि गेट खुलेगा। अब तुम देर रात में बता रहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग ऐसे कितने सारे लोग हैं जो दर्द में याद रखना चाहता हूँ, वो भी इसको भी डिस्टर्ब होना चाहता हूँ, ठीक है? तो प्यारे साथियों, अगर बैठ जाए यार, ये अनुशासन बनाने के लिए क्या थोड़ा सा कम रहना पड़ेगा। अब आगे के सम्मेलन में याद रखो, आप देर तक रखो, अच्छा से किसी को बुरा लगे, अनुशासन से बनाना पड़ेगा। ये एक संग लोगों की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ये आप लोग भी बिछा लो, समझा रहा हूँ। फिर मीडिया वालों को छोड़ दे, बाकी सब लोग बैठ जाओ। तो चलो बात से ध्यान हटाओ। अगली बार इस बात की जिम्मेदारी भी मैं अपने आप में संभालूंगा, किसी अच्छे आदमी को लाकर कोई संशासन को बना करेंगे। प्यारे साथियों, तो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए। ये होगी तो एक आइटम हमारे सामने आएगा, हमें पता लगेगा, क्योंकि 1931 के बाद नहीं हुए ना। SC ST की होती है, सिर्फ SC ST की होती है ना, ओबीसी की होती है, सामान्य। तो संपूर्ण जातिगत गणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए। जैसे बिहार में हुआ था तो पता लगा कि 10% आबादी सामान्य समाज की है और 90% आबादी SC ST ओबीसी से नहीं होती। और मेरा ये कहना है कि जब ये हो जाए तो फिर साधन संसाधन में भी बंटवारा होना चाहिए। फिर 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात का मैं सबसे जोर मनालत करूंगा और अगर इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना दोषी खाली करो, इस काम को दोहराकर दिखाने का काम भी आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये भी मन में शंका बड़ी आ रही है कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही, ये भी बहुत बड़ी शंका लोगों के मन में है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में तो जो जनता की समस्या है, जो जनता की शंका है, जो जनता की मांग है, पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता अपने लिए प्रशासक नियुक्त करती है कि हमारी काम धाम की रखवाली कौन करे, ठीक है? तो जनता ये चाहती है। आप भी आज बता दो, बैलेट से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? ईवीएम से कह रहे हो क्या? बैलेट से, और अगर आप सहमत हो तो जोर से नारा लगाना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से होना चाहिए? एक और बात बताओ, मजा नहीं आया। बैलेट से होना चाहिए क्या? बहुत अच्छे। तो जनता की मांग को प्रमुखता से रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए, हमें वोट करना चाहिए। जबकि मैं तो ईवीएम से जीत के आया हूं, लेकिन जो लोग मेरे चुनाव में गए वो जानते हैं
कि डंडा लेकर रखवाली की है हमारे लोगों ने 100 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आया है 24 घंटे मशीन सो जाती थी। फिर आजाद समाज पार्टी का भगवान नहीं सोता था इस तरह से जो है काम के करा के जीते। अब अंतर भी छोटा मोटा नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते। कितने वोट से? ये आपकी मेहनत। मैं कानपुर मंडल के साथ का भी धन्यवाद दूंगा। जब मैं वो चुनाव लड़ रहा था आपने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे निकाली जाते यहाँ से। मैं अपने मिशन सेल के साथ देगा, लीगल सेल के साथ देगा, किसान मोर्चा के साथ देगा, भाईचारा कमेटी के साथ देगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना। मेरी क्या होना चुनाव को बहुत पैसे लगते हैं। ये तो आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, अपनी मेहनत कमाई से पैसा भेजा, उससे हमने चुनाव लड़ा और ये करके दिखाया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। मैं देश में अपने महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर। जिस आंदोलन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, उनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाया, उन्होंने 50% दिया था। मैं बाबू की बात कर रहा हूँ भाई, अब 60-70 साल में ये तो हम लोग 1902 की बात है। 123 साल बाद अगर मैं 2% और आगे बढ़ाना हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ? आप बताओ। बढ़ना तो 60% चाहिए था। और शेड्यूल कास्ट में चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी और जायसवाल को तमाम लोगों को इनके बच्चों को बहुत आगे बढ़ने लगे। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी सामाजिक करने में यदि समाज देश पूर्ण रूप से जो है नैतिक नहीं हुआ है कि आपके हक को आपको दे दे, आपको तो लड़के लेना पड़ेगा भी। इसलिए कहा, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर में लाके कहा कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? बोल से बताओ। माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा संभाल मार के होता। आप घर में चुपचाप बैठे हो तो लोगों को लगता है इनको कुछ चाहिए भाई नहीं मुझे। इसलिए जागरूक करने निकला हूं कि जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने आगे लो। वरना वो दिन दूर नहीं कि आजादी से अपने बात करने की आजादी भी देश में खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। इतना बैकलॉग है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं एयरपोर्ट पे था, एक इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 300 के लगभग लोगों की जान चली गई। पर आज की मैं रिपोर्ट कर रहा था कि 53% बैकलॉग है। 53% नियुक्तियां खाली पड़ी है, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आता कि 53% नियुक्तियां बनी है। आप समझो 2 आदमी का काम 1 आदमी से ले। इसलिए बड़ी बात नुकसान उठाना पड़ा। तो ये मांग भी हमने पद्मभूषण सम्मेलन के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। प्यारे साथियों, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और उन पर आपसे चर्चा करनी, इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा कि मैंने पार्लियामेंट में सरकारी सिस्टम किस तरह सुधरे अस्पतालों में, इसके लिए मांग रखी थी कि अगर इसको सुधारना है तो हमें सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नीति बनाने वाले और नीति लागू कराने वालों के परिवार का ही उससे जुड़ा है। कैसे? नीति बनाने वाले ज्ञानीय संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में या नगर पालिका, नगर परिषद में या ग्राम पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं संवैधानिक पदों पे, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या गांव का प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो या नगर निगम का मेयर हो या ब्लॉक शासक हो, मंत्री मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सबके बच्चों का और उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और उसी तरह से जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी हो या ग्राम पंचायत में सबसे जो छोटी इकाई है वहां सेक्रेटरी जिसको हम सचिव कहते हैं, वो चाहे कानून हो, तहसीलदार हो, नायाब हो, SDM हो, ADM हो, DM हो, कमिश्नर हो या अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो,
जितने भी पद है, चाहे पुलिस के हमारे सिपाही हों, चाहे मास्टर हों, डॉक्टर हों, सबके बच्चों का इलाज बीमार होने पर उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। और जो डॉक्टर का इलाज कर रहा है उसके बच्चों का इलाज भी उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आप देखना जिस ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, ऐतिहासिक क्रांति हो जाएगी, शानदार बिल्डिंग होगी, सारी सुविधाएं होंगी, पूरे डॉक्टर होंगे, स्टाफ की कमी नहीं होगी, अनगिनत काउंटर होंगे, दवाइयां भी वहां मिलेगी, टेस्ट भी वहां होंगे, जेब भी नहीं कटेगी और जान भी नहीं जाएगी। मेरी बात को याद रखना, जान भी बचेगी और समाज भी बचेगा और जेब भी नहीं कटेगी, क्योंकि मानव जीवन सबसे अनमोल है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। मैंने अपने पिता को अपने पैसे की कमी के कारण किसी और के पिता की, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी के पति की, किसी की माँ की, किसी के बच्चों की जान आ जाए, इसका फैसला हमें करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि दुनिया में बिल्लों में मुझे जान के बड़ी तकलीफ हुई। खाना अधिकारियों को बहुत प्रकार लगाई कि डायलिसिस चल रहा था, एक मुस्लिम भाई 26 साल का डायलिसिस चल रहा था, लाइट चली गई, जनरेटर में दे नहीं था, उसकी तरफ तरफ से जान चली गई डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। आप समझिए, जिस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जनरेटर नहीं है, जनरेटर में तेल नहीं है, आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो। इसलिए यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गोरखपुर में बहुत जगह पे इलाज की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोग भी काम थे, बहुत सारे बच्चों के काम। दूसरा, एक क्रांति और करनी है, सरकारी स्कूलों की हालत बदलनी। और आपने देखा ये सरकार को सरकारी स्कूल बंद कर रही है, 22,000 है, 22,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप मुझे बताओ, कटियार साहब प्रोफेसर सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते था? अमीरों के या गरीबों के? नाम बता सकता, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के भविष्य लगता स्कूल से। मैं गरीब स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना था, मैंने ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में की है। तो मेरे जैसा आदमी सरकारी स्कूल से पढ़ के वकील बन सकता है, लोकसभा का सांसद बन सकता है। उन सरकारी स्कूलों को एक योजना के तहत बंद किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूल वालों की हो जाए, सरकार को डोनेशन मिले और गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। किसान का बेटा किसान बने और मजदूर का बेटा मजदूर बने, मजदूर का बेटा वकील डॉक्टर इंजीनियर ना बने। ये सोची सबकी साजिश है, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। सबके पास समस्या है, सब कहते हैं ये समस्या, ये समस्या। मैंने पार्लियामेंट में समस्या का जिक्र नहीं किया, मैंने समाधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कैसे अच्छी करोगे? मैंने कहा अच्छी ऐसे होगी जब नीति बनाने वाला और लागू कराने वाला, यानी कि जो संवैधानिक होगा, जितना मैंने जिक्र किया था, राष्ट्रपति हो या ग्राम पंचायत के मंडल की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। तो मैंने कहा जब जो टीचर पढ़ाता है, जो जिलाधिकारी उसका निरीक्षण करता है, उसकी निगरानी करता है, जो कमिश्नर जिले की निगरानी करता है, जो सेक्रेटरी और तमाम अधिकारी हैं जो कमिश्नर की जिले की निगरानी करते हैं, जो संवैधानिक पद हैं, डीएम हो, एसडीएम हो, कमिश्नर हो, पटवारी हो, तभी बिल्डिंग भी ऐसी होगी, पंखों की लड़ाई ऐसी लड़ेंगे, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चों की बात है, उनके बीच से हमारे निकल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल में सुधार अगर करना है, इनको बंद करने से काम नहीं चलेगा, उनमें सुधार लाके और उनमें अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बच्चों को, नेताओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आप देखना भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और पढ़ाई अच्छी मिलेगी। मिलनी चाहिए पढ़ाई। कितने मैंने नाम गिनाए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माँ प्रतिमा सेठ, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ रमाबाई, कितने नाम गिनाए, परमानंद मोदी जी, कितने नाम लिखवाए, महात्मा गांधी वर्मा जी, कितने नाम अब्दुल कलाम आजाद वाल्मीकि जी। ये सब शिक्षा के मजदूर थे। इसलिए कह रहा हूं, अब बाबा साहब ने तो कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पीने का वो जल है। आज अगर चंद्रशेखर यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है तो ये शिक्षा की देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में
हम सब उनको देने लगा। प्यारे साथियों, जितना बैकलॉग है उस बैकलॉग को भरा जाना चाहिए और पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। ये मांग भी सरकार को हमारी पूरी करनी चाहिए। और अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा पहली कैबिनेट में सारा बैकलॉग निकलवा के उस बैकलॉग को भरने के आदेश दिए जाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखें। दूसरा, जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो शुल्क लिया जाता है वो शुल्क को हम लोग जीरो करने का काम करेंगे। मेरी बात को ध्यान रखें। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो कोई शुल्क नहीं लगेगा और परीक्षाएं निष्पक्ष होगी। इस सरकार की तरफ पेपर नहीं होगा। मेरी बात को याद रखना, पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा और मतलब शिक्षक भर्ती का आरक्षण का घोटाला नहीं होगा। मेरी बात को याद रखना। इसका जो हमें वो मिल जाएगा। सारे नेता हैं किसे करके इन दलों में पार्टियों में 20,000 को सारे 20,000 बच्चों का 20,000 परिवारों का भविष्य उठाए और ये सरकार डरते ताले बजाने का तमाशा देख रही। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में आदेश कर दिया। मैं 5 दिन तक लखनऊ के जमीन पर पड़ा रहा तूफान में गर्मी में, तब जाके वो कल मिले थे। हाईकोर्ट ने हमारे पास ऑर्डर कर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये देना नहीं चाहती। मेरी बात को आप याद रखना। ये तो आपको जमीन पर लिखा के और ना तो दूसरों से भीख मांगाती है। सरकार का समझने का काम करो। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, अब इसमें ये बात बड़ी चुभती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो फायदा होगा तो वो क्यों नहीं होगा। इसमें जब ये सरकार दोषी रही है, इनसे पिछले वाली सरकार ने भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में भरवा के हमारे गरीब वर्ग के आदिवासी वर्ग के कर्मचारियों को उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके खून के आंसू उनको रुलाने का काम किया। अगर इनकी जगह में होता तो मैं कहता SC/ST के साथ ओबीसी और माइनॉरिटी को भी जोड़ दो, इनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का नाम दो, इनको भी प्रमोशन रिजर्वेशन का नाम देके मुख्य पदों में जाने का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रमोशन में आरक्षण SC/ST ओबीसी को हम लोग दिलाते रहेंगे, माइनॉरिटी को। मेरी बात को आप याद रखना भी करें। और पुरानी पेंशन को जिस तरह खत्म किया गया, आज हमारे साथ सजान जी हैं। सजान जी जैसे सीनियर लोग पुरानी पेंशन की वजह से हर परिवार में समान का जीवन प्राप्त करते थे। तुलसीराम जी समान का जीवन प्राप्त करते थे। परिवार में दिक्कत होती थी और संघर्ष करने वालों की मदद भी कर पाते थे। लेकिन पुरानी पेंशन खत्म करके इस समाज की रीढ़ तोड़ने का काम कर दिया। तो इसी सरकार ने जो केंद्र और राज्य में इसी सरकार ने काम करने का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू हो जाए। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए और लोग बिजली का बिल है। आप बताओ, बिजली विभाग को निजीकरण की भेंट करा रहे हैं। सुनाई होगा आज 1 लाख परिवारों को उनकी सरकारी नौकरी छीनने का और तमाम तरह से जो आप सुनना मेरी बात को क्यों तो नहीं प्राइवेट आपको पता है, जानना चाहते हो। बिजली प्राइवेट होगी तो महंगी होगी तो गरीब लोग सोलर की तरफ भागेंगे। और सोलर का काम किसके पास है? गूगल पे सर्च करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि इसको मदद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए बिजली को महंगी करने का काम किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर निजीकरण के जरिए इन कर्मचारियों की नौकरी छीनने काम करेगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश में वन विभाग का काम हम लोग करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सिस्टम को ठप करने का काम हम लोग करेंगे। उन अधिकारी कर्मचारियों की रक्षा करने का काम करेंगे। और मैं बिजली विभाग के साथियों के साथ साथ अन्य विभाग के साथियों को भी बताना चाहता हूं, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे बदल आपका है। उसके कदम में मैं नहीं चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कदम पे आया कि हो अगला नंबर आपका है। आज दिल्ली विभाग के लोग दूसरे अधिकारी कर्मचारी दूसरे भागोगे, कल आपके बाहर का नंबर आएगा तो एक ही आदमी आपके लिए खड़ा होगा, एक ही संगठन आपके लिए खड़ा होगा, एक पार्टी आपके लिए खड़ी होगी। वो है भीम आदमी आजाद समाज पार्टी और आपके लिए संघर्ष करने वाला कार्यक्रम से बना। प्यारे साथियों, आज कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का यह हाल है, गरीबों के बच्चों की अस्पताल रुक रही है,
उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें मार के लटकाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी में जिस परिवार के को अपमान करना पड़ा, उसी परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। कौशाम्बी में बाल समाज के लोगों के साथ क्या हुआ? हमारी टीम आ गई थी और बहुत जल्द मैं भी कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। इस मंच से आपको ऐलान करके कह रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैंने मान दिया तुम्हें सीबीआई जांच हो, सरकार अगर सच्ची है तो सीबीआई जांच करा दे, दूध का दूध पानी का पानी करा दे। अगर जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के तरफ में दोषियों को बचाने का काम सरकार न करे, इसके परिणाम खत्म होंगे। लेकिन बात समाज की बात जा गया, ये दूसरी भी आपके नीचे व्यक्ति जिसको बैठ के दम कर रहे बात एक घटना नहीं है। आप कोई सा जिला उठा लो, उत्तर प्रदेश का रोज हत्या हो गई, रोज हत्या हो रही है, रोज घर लगाए जा रहे हैं, रोज जमीन छीनी जा रही है, रोज मारा पीटा जा रहा है जाति के आधार पे। और इस कानपुर में आ जाओ, दूर भी जाते रहो। सीएमओ ईमानदार था तो निलंबित हो गया, हो गया एक बात में हुआ नहीं हुआ, कल ही तो हुआ शायद, कल परसों में तो हुआ, भूल तो नहीं गए। सीएमओ को कह रहे हैं सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। कौन से सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं? सीएमओ ने कहा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। सीबीआई ने जिस संस्था को चार्जशीट की है उसको काम नहीं दूंगा, तो सीएमओ निलंबित हो गए। और सीएमओ बेचारे किसी प्रकार कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हो, और आधी सरकार उनकी तरफ है और आधी सरकार दूसरों की तरफ है। और मैं यहां से सीएमओ साहब को कहना चाहता हूं, समाज में रहोगे तो आपकी तरफ हाथ उठाने से पहले 1000 बार चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा सरकार को जाकर। और अगर उन्हीं के गुणगान गाओगे, उन्हीं की बात बोलोगे, उन्हीं की बोली बोलोगे, उन्हीं के विचार में लगाओगे तो निलंबित नहीं होंगे। तमाम तरह का अपमान करना पड़ेगा, कोई पूछ नहीं आएगा। मेरी बात को लगना संदेश के तौर पर कह रहा हूं। इस समय से सीएमओ के माध्यम से तमाम अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, के मुस्लिम समाज के और न्याय प्रशासन समाज के अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूं, आगे की बात है, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, समझदारी से काम करो। समाज साथियों, प्रदेश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग, और स्पेशली मुसलमानों को तो टारगेट करके हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे, मुसलमानों को तो टारगेट करके मारा जा रहा है। अगर जांच भी नहीं होगी तो पता लग जाए कि उसके नाम है, बुलडोजर चलेगा, पीटा जाएगा, गोली लगेगी, खास लगी जाएगी। और अगर पता लग जाए कि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग हैं तो कितना बड़ा अपराध कर दे, कोई सजा नहीं होगी, पुलिस छूट दी जाएगी। और अपराध करो और मत करो, कोई पूछने वाला नहीं। आपको पुलिस पीट रही है, अभी पुलिस को पीटा, थाने में घुस के पीटा, कई जांच के लिए गए वहां पिटाई साथी का बाल इनके माथे में अशोक पार्लियामेंट में अगर पुलिस के भाइयों के लिए किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो चंद्रशेखर आजाद नहीं। इनके 8 घंटे की ड्यूटी हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, सरकार में एक छुट्टी मिले, वेतन की संख्या दूर हो, नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए और इनको अपने परिवार के रहने का मौका मिले, ये मांग के लक्ष्य नीति है तो चंद्रशेखर आजाद नीति है। प्यारे साथियों, आशा बहनों का आपकी वेतन वृद्धि हो, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि हो, भोजन माताओं बहनों की वेतन वृद्धि हो, ग्राम पंचायत को रोजगार सेवक है, पंचायत सहायक है, पीआरडी के जवान है, होमगार्ड के जवान है, उनकी भी 15 दिन के वेतन वृद्धि की मांग अगर किसी ने की तो पार्लियामेंट में जाकर चंद्रशेखर आजाद ने की, आपकी शक्ति से की, आपकी हिम्मत से। पत्रकार भाइयों के लिए सुरक्षा की मांग थी, वकील भाइयों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग थी, तमाम लोगों के लिए मैं जाति देखा, ना धर्म देखा, मैं ये देखा कि मेरे साथ रहने से इस वक्त जितनी पीड़ा मुझ तक पहुंची उसकी आवाज बनने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, ठेकेदारी पर जो नौकरियां है और ये बड़ा कड़वा है, लेकिन मैंने अपनी करीब से देखा, भारत में सेना पे हमारा जवान शहीद होता है, वो भी नौकरी करता है, उसके लिए मेरे पास सब नहीं। जिन सेना के जवानों का बलिदान हुआ बॉर्डर पे, मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।
आह्वान की कोशिश करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन परिवारों के लिए हिम्मत की प्रार्थना करता हूं कुदरत से, क्योंकि वो सेना के जवान के बॉर्डर पे हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए खड़े होते तभी हम सुरक्षित होते। लेकिन साथियों, जो सीमा में मरता है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। वो भी नौकरी करता है, उसका जीवन में मूल्य रखता है, उसकी मां को भी पैदा करने का दर्द होता है, उसके जाने में उसके बच्चों को भी, उसकी पत्नी को भी, उसकी बहन को भी, उसके पिता को भी, उसकी मां को भी दर्द होता है। क्या उसका दर्द नहीं होता? उसको तो कोई सम्मान नहीं देता। वो तो मजबूरी में 5,000, 7,000, 9,000, 11,000, 17,000 की नौकरी पे पैदा उठाता है, जिसको सबसे सम्मानित काम माना जाता है। उसमें भी पक्की नौकरी नहीं देते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी कच्ची नौकरी नहीं रहेगी, सबको पक्की नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। जितने डिपार्टमेंट में संख्या रखी गई है, सूची रखी गई है, उनको सूचीबद्ध करके योग्यता के आधार पे उनकी नौकरियों को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ठेकेदारी संविदा पे अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म करेंगे। सम्मानित साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की गारंटी हम देंगे कि उनकी फसल सड़े उनको नुकसान नहीं, क्योंकि जब किसान की फसल लगती है तो कुदरत उसकी परीक्षा लेने के लिए घनघोर बादल लहरा देती है। घनघोर बादल को देखते किसान कभी कभी डर जाता है। ले जाता किसान को जिस किसान ने 16 महीने जेल में काटे, कितने महीने द्वारा तो कितने महीने, इसमें 16 महीने 10/6 की काटकोटे में काटे हों, इसने देश की बड़ी बड़ी खेल तिहाड़ 2 बार देखी हो, जिसके बदन में जितनी हड्डियां नहीं से ज्यादा जिसने लाठी खाई हो, जिसके दांत तोड़ दे गए हो, पैरों में नखून खींच दे गए हो, जिसकी रीढ़ पेटी में चांदा लगा गया हो और जिसने गोली खाई हो, मौत को सामने से देखा हो, वो चंद्रशेखर आजाद आपसे करने वाला नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान रखें। इसलिए आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि किसानों को फसल पे एमएसपी गारंटी देंगे और जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता उनको रोजगार भत्ता दिलाने का काम करेंगे। इस बात को लेना प्यारे साथियों, यही कानपुर में 18 जून को 50 खोपड़ियां लगी थी, क्योंकि अमीरों के महल नहीं थे, गरीबों की खोपड़ियां थी। आज तक सरकार ने शायद कोई मुआवजा नहीं दिया परिवार को, कभी उत्तर प्रशासन ने भी सुन ली, इसलिए सुन ली कि फर्क नहीं पड़ता उनके जीने मरने से, क्योंकि ये व्यवस्था उनको इंसान भी नहीं मानता। आज किसी की बेटा से कटौती हो रही है, किसी जिले में चले जाओ, कई 6 घंटे कटौती, 8 घंटे कटौती, कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार को 8वां साल क्या है, ये सरकार सो रही है, इनको नहीं पता कि बिजली के क्या व्यवस्था इन्होंने की है। इनका एक ही दशा की डिजिटल करना है बिजली का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिजली के बिलों को भी कम करने का काम करेंगे और सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, शिक्षा मित्र बहुत परेशान आंदोलन कर रहे हैं, उनका समायोजन करने का काम भी हम लोग करेंगे जो ये सरकार नहीं कर पाई। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उनको 10,000 रुपए की नौकरी का काम करना पड़ रहा है, उनको सम्मानित वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे, पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं इस मंच से तमाम SC ST OBC के साथ साथ अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये प्रार्थना के व्यक्त करने के लिए आया कि आप लंबे समय से थके गए, तमाम तरह से चुनाव के समय आपको लुभावनी बातें करके आपको ठगने का काम किया जाता, और जब आपके नेताओं पे अन्याय होता है या आपके समाज पर अन्याय को पूछने वाला नहीं होता। पूरे देश भर में जहां भी किसी मुस्लिम भाई का अन्याय हुआ होगा, फिर आदमी के भाइयों ने आगे बढ़कर सुनाई और रंजी का काम किया होगा, उनको तक देने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी आपको देना चाहिए। देना चाहिए बताओ, देना चाहिए और हाथ धोने बताओ, देना चाहिए। एक मौका देने के बाद दोबारा किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
आपको भी आपके सम्मान और रिश्तेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जितनी संख्या हमारी उसकी प्यारे साथियों, शहीद मेजर सलमान खान बस अड्डे पर उनके नाम का बोर्ड जो अभी तक नहीं लगा है उसको लगवाने के संबंध में एप्लीकेशन आई। मैं इसके लिए अधिकारी से बात करूं, लेकिन मैं आपको भी कुछ काम बताना चाहता हूँ। पहले आप बताओ कि आप मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, क्या आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, ये दोनों हाथ उठाने बताओ। जब एक हाथ बढ़ेगा उसकी नहीं मानूंगा। जैसे हमारे एक सज्जन ने जो कैब लगाने बैठे एक ही हाथ उठाया, मेरी नजर तो सब पे रहती है जब दोनों हाथ उठाएंगे तभी मैं मानूंगा। माँ बाप ने दोनों हाथ उठा लिए। अब आप गौर से मेरी बात को सुनो, बहुत शांति से बात देखो भाई, उनके मुकाबले का मीडिया तो हमारे पास नहीं है ना, उनके मुकाबले का धन तो हमारे पास नहीं है, साधन तो हमारे पास नहीं है, उनके मुकाबले की का बहुबल तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या? जैसे मानव ने कहा था कि हमें अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़े कामों को अंजाम देना, और उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन भी चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैं आज आपको विश्वास कराता हूँ, जीवन में आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, विधानसभा स्तर पर आपकी किसी नाराजगी हो सकती है, प्रदेश स्तर पर मंडल स्तर पर आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, ये आंदोलन वैचारिक है। हमें पीछे नहीं हटना किसी की बातों से, हमें लगातार आगे बढ़ना है और इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाना है, और मंजिल तक पहुंचा के उन गरीब माओं के आंसू पूछने हैं, उन गरीब बहनों के आंसू पूछने हैं, उन भूखे पेटों में रोटी पहुंचानी है, उन टूटे कपड़ों को मकान में बदलना है, और उन उदासी वाले चेहरों पर खुशी लानी है। ये काम में अकेले काम से लोग नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं देगा। आप जब तक घर से निकल के, क्योंकि जब हम 8 घंटे अपना फर्ज चलाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो जिन महापुरुषों के कार्य से संघर्ष से हमें ये नाम का जीवन मिला है, उस संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए, काशीराम साहब के संघर्ष को मजबूत करने के लिए, भाजपा संघ के संघर्ष को पूरा करने के लिए, क्या हम 1-2 घंटे भी अपने घर से निकल के काम नहीं कर सकते? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब सब कुछ रुक रहा था, लीजिंग हो रहा था, सरकार में हमला हो रहा था, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही थी, जब हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा था, जब खेत की जमीन रुक रही थी, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जवाब दोगे? का सवाल क्या पीढ़ी आपको पूछेगी? नहीं पूछे, जरूर पूछे। क्या जवाब दोगे? क्या देने आए थे? क्या लेकर जाओगे? इसका जवाब आपसे पूछा जाए। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन, उसका आना जाना व्यर्थ होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर सच में आपके अंदर जो बातें मैंने बताई वो पूरा करने की गलत है, चाहत है, तो फिर मेरे साथ घर से निकलो और जिस बस्ती में रहते उस बस्ती में घर जाके मेरी बात को पहुंचाओ, आजाद समाज पार्टी के विचारों को पहुंचाओ, महापुरुषों के बात को पहुंचाओ, गली गली प्रचार करो, गली गली में संगठन बनाओ, बूथ का संगठन बनाओ, सेक्टर का संगठन बनाओ, भाईचारा कमेटियां बनाओ, विधानसभा कमेटियां बनाओ, जिला कमेटियां बनाओ, प्यार बढ़ाओ, एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, चीटी चीटी के पीछे चलती है, देखिए खेल खेल के पीछे चलती है, गधा गधे के पीछे चलता है। आपको इंसान हो, आपको समृद्धि आपके लिए कौन लग रहा है, आपको इसके साथ चलना है। भाई मैं संघर्ष तो बहुत कर रहा हूँ, आप जानते हो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जान को भी दांव में लगा दिया। मैं गोलियों से भी नहीं डरता, दिल में से कहां से गोली चलेगी और मेरा सीना सीधे चले जाएगी, मुझे इस बात की परवाह नहीं। आज एक बात कर रहा हूँ, इतिहास याद रखेगा, अगर आपने जल्दी साथ दिया तो 27 में चला देंगे, और अगर आप देर से जागे तो थोड़ी सी देर रहेगी, लेकिन संकल्प पक्का है। मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते, झुक नहीं सकते, और जब तक महापुरुषों का कारवा मंदिर तक पहुंचे नहीं तब तक मर नहीं सकते। कितनी गोली चला लो सूरज को वोट बैंक में खराब नहीं किया। मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर सच में आप इस आंदोलन से प्यार करते हैं,
अगर आप इन नौजवानों के संघर्ष से जा सकते हैं, अगर आपके दिल में कुछ कर देने की कामना है, तो इतनी बड़ी संख्या है, हमारी संसद की ताकत हमारी संख्या है। अगर दिन में 1 घंटे की काम करोगे तो 27 में और 27 से पहले 30 के लिए पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएगा, जमीन जमीन पे प्यार प्यार से धीरे धीरे कसने की चाल से जो इनकलाब आएगा, उसको देख के अच्छे अच्छे की नींद हो जाएगी। मेरी बात का मेरे साथ आप नगीना के लोगों का धन्यवाद दो, दोनों हाथ मांगे, ऐसे दोनों हाथ मांगे नगीना के लोगों का धन्यवाद दो कि उन नगीना के लोगों ने आपके इस भाई को ताकत देने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया, आंदोलन को ताकत देने का काम किया। नगीना के लोगों ने ताकत दी तो पार्लियामेंट में जाने मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश कराने का काम किया, महाराज की जयंती पे अवकाश कराने का काम किया, और चाहे कोई कर्मचारी उनकी मांग उठाने काम किया, पुरानी पेंशन की मांग उठाई और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, बहनों के खिलाफ आवाज